Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 83 क्योंकि अभी भी वो मेरी बीवी है। कहानी अब तक आदित्य ने भी सीधा लेटकर अब अपनी आंखें बंद कर ली और हल्के हाथ से अपने पेट को सहला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसने भी यही सोचा कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसके मन में आकाश की बातें घूम रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसने भी यही सोचा कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसके मन में आकाश की बातें घूम रही थी। अब आगे वहीं दूसरी तरफ आकाश गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि अदिति ने उससे सारे मंसूबा पर पानी फेर दिया था। वो गुस्से से अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था जब उसकी गर्लफ्रेंड अनाया उसके पास आकर बोली, क्या हुआ आकाश, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? आकाश ने बेड पर बैठकर अपने सर को थाम लिया तो अनाया भी उसके बगल में ही बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, अब बताओ भी क्या हुआ है? मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। आकाश ने अनाया की तरफ देखा और कहा, उस अदिति की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उसने साफ मना कर दिया कि वो मेरी कोई मदद नहीं करेगी। आकाश की बात सुनकर अनाया ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, भला वो तुम्हारी मदद करेगी भी क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब वो एक अमीर आदमी के साथ रहती है तो भला उसे तुम्हारी बातें मानने की क्या ज़रूरत है? आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, बात तो उसे माननी होगी, क्योंकि अभी भी वो मेरी बीवी है और मेरा उस पर पूरा हक है, बनता है। उसे वही करना होगा जो मैंने उसे करने के लिए कहा है। आकाश का बार बार अदिति को अपनी बीवी कहना अनाया को गुस्सा दिला रहा था, इसलिए वो भी थोड़ा नाराज़गी से बोली, आकाश, तुम अभी भी उसे अपनी बीवी मानते हो तो फिर मैं क्या हूँ, और तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? आखिर हम भी तो कुछ वक्त में शादी करने वाले हैं ना। अनाया की नाराज़गी देखकर आकाश ने खुद को शांत किया और वे बड़े प्यार से अनाया से कहा, एक्सक्यूज़ मी, कहीं पे अनाया है, कहीं अनन्या है, सो आप देख लीजिएगा। ये राइटर में ही थोड़ी कन्फ्यूजन है, राइटिंग मिस्टेक में। कुछ शांत हुए और फिर बड़े ही प्यार से अनाया से कहा, अनाया, मैं ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। अगर अदिति इन सब में हमारी मदद करती है तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तुम खुद सोचो, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आकाश की बात सुनकर कुछ पल के लिए तो अनाया भी सपनों की दुनिया में खो गई। आखिर पैसा, दौलत, शोहरत किसे नहीं चाहिए होता। फिर अनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, पर आकाश, कहीं तुम उस अदिति को वापस अपनी लाइफ में शामिल तो नहीं करोगे ना? आकाश ने कहा, तुम पागल हो क्या? मेरे बच्चे की माँ तुम बनने वाली हो तो अदिति नहीं। और मैंने कहा ना, ये सब हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए। तो अनाया ने कहा, पर उस अदिति ने तो मना कर दिया ना, अब तुम क्या करोगे? तो आकाश ने एक कमीनेपन वाली हंसी के साथ कहा, उस अदिति से अपनी बात मुझे कैसे बनवानी है मैं अच्छे से जानता हूँ। बस एक मौका मिल जाए फिर उसे दिखाऊंगा उसकी जगह, और मैं दिखाता हूँ मेरी बात को कैसे नहीं मानती है। आकाश की बात सुनकर अनया ने फेस पर भी एक जहरीली स्माइल आ गई। इशिता दूसरी तरफ इशिता अपने रूम में सोफे पर बैठी हुई अपनी किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी कि तभी तेज़ आवाज़ के साथ उसके रूम का डोर ओपन हुआ। इशिता की नज़र अपने रूम की डोर की तरफ गई, जहाँ पर खड़ा राजवीर गुस्से से उसे घूर रहा था। राजवीर को देखकर वो भी अपने रूम में। इशिता कुछ पल के लिए तो चौंक गई, क्योंकि राजवीर कभी भी उसके रूम में नहीं आता था। वहीं राजवीर के फेस पे एक्सप्रेशन देखकर तो कुछ पल के लिए इशिता सहम सी गई। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और खड़े होते कहा, राजवीर, तुम यहाँ पर? राजवीर ने इशिता की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने मजबूर किया मुझे यहाँ आने के लिए। इशिता, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना। इशिता ने कंफ्यूज से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, और मैंने अब ऐसा क्या किया है? तो राजवीर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला, आलिया की वो हालत कैसे हुई थी इशिता? राजवीर ने यह सवाल सुनकर इशिका का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद ही पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना
कि वो वहाँ पर गलती से चली गई थी और इसी वजह से, पर ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो राजवीर ने दोबारा कहा, आलिया की वो हालत कैसे हुई थी इशिता? इशिता ने एक बार फिर से अपनी सफाई देने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, राजवीर ने इस बार खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे सच सुनना है। अगर इस बार तुमने एक शब्द भी झूठ कहा ना इशिता, तो जिंदगी भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। राजवीर की धमकी सुनकर इशिता की बात मुंह के अंदर ही रह गई। उसने अटकते हुए कहा, वो मैंने उसे कहा था वहाँ जाने के लिए। तो राजवीर ने दोबारा सवाल किया, तुम अच्छे से जानती थी ना कि वो झाड़ियाँ कितनी ज़्यादा जहरीली हैं और उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? इशिता ने कहा, वो तुम उसे मुझसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो बस मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। तो मैं राजवीर ने कसकर उसके बाल पकड़ते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दे रहा था, पर तुम शायद भूल गई हो कि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस देता ही नहीं हूँ। तो तुमने ये उम्मीद कैसे कर ली इशिता कि उसे अगर कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस देने लगता? राजवीर ने इशिता के बाल इतने कसकर पकड़े हुए थे कि इशिता को अपने बालों में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। वो दर्द से कराहते हुए बोली, आह राजवीर, क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? वो तो कौड़ी की लड़की, अगर मर भी जाती तो? तभी राजवीर ने एक जोर से थप्पड़ इशिता के मुंह पर लगाया, जिसे इशिता सोफे पर जाकर गिर गई। राजवीर उसकी तरफ बढ़ा और एक बार फिर से उसके मुंह पर एक करारा थप्पड़ लगाते हुए कहा, फिर बोलो, क्या बोलना चाहती हो उसके बारे में? तुम्हें पहले भी मैंने कहा था कि उसके बारे में एक शब्द मत बोलना। अब इशिता को भी मैं बहुत गुस्सा आ गया रहा, क्योंकि राजवीर जिस तरह से बार बार आलिया की साइड ले रहा था, ये इशिता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, उसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं है राजवीर, और तुम इस तरह से मुझ पर हाथ उठाकर मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते हो। आखिर लगती क्या है वो तुम्हारी लाइफ में तो कोई लड़की आई और गई, पर तुमने कभी किसी को एक साइड नहीं किया, और फिर उसकी क्यों ले रहे हो उसकी साइड? इशिता की बातें सुनकर राजवीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने इशिता के बालों को पकड़कर खींचा और उसे खड़ा करते हुए कहा, क्योंकि वो मेरी लाइफ में मायने रखती है। और क्यों रखती है ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन गलती तो तुमने की है, मेरी बात ना मानने की, तो अब इसकी सज़ा भी भुगतो। कहकर राजवीर ने उसे बालों से ही घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया। इशिता दर्द से चिल्लाते हुए बोली, राजवीर छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। राजवीर उसे ऐसे बालों से खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आया। एक दो बार तो इशिता सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बची, पर राजवीर ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वहीं हॉल में खड़ी आलिया ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन वहाँ खड़े सर्वेंट को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने बॉस के गुस्से को अच्छे से जानते थे कि अगर राजवीर गुस्से में आ जाए तो क्या आदमी और क्या औरत, वो किसी के लिहाज नहीं करता था। आलिया ने वहीं खड़ी स्मिता से कहा, आंटी ये सर इतना गुस्से में क्यों है और इशिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैडम ने कहा, बेटा तुम इस बारे में कुछ मत बोलो, सर जब भी गुस्से में होते हैं तो उनके सामने कुछ बोलना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, इसलिए तुम चुप ही रहो। मेड की बात सुनकर आलिया भी चुप ही रह गई, पर उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं राजवीर इशिता को मार देगा। वहीं राजवीर उसे खींचते हुए बाहर गार्डन में ले आया और मैंशन के पीछे की तरफ ले गया। आलिया भी भागते हुए उसके पीछे गई, और आखिर राजवीर क्या करना चाहता था तो कुछ सर्वेंट भी वहाँ पहले से ही खड़े हुए थे। राजवीर ने इशिता की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बात ना मानने का, चलो आज तुम्हें इसकी सजा दे ही देता हूँ। इशिता ने कहा, तुम क्या करने वाले हो राजवीर? राजवीर ने एक क्रूअल स्माइल के साथ कहा, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा इशिता बेबी, आखिर तुम्हें भी तो पता चले मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। कहकर राजवीर ने उसे झाड़ियों की तरफ धकेल दिया।
एक चीख के साथ इशिता उन झाड़ियों पर जा गिरी। उन झाड़ियों पर लगे कांटे इशिता की बॉडी में यहाँ वहाँ चुभ रहे थे। इशिता उन कांटों से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना बचने की कोशिश कर रही थी, उन कांटों से उतना ही ज़्यादा लहूलुहान हो रही थी। वहीं आलिया ये नज़ारा देखकर तो एकदम जैसे छम सी गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवी ये सब भी कर सकता है। वहीं इशिता की चीखें पूरे माहौल में गूंज रही थी। वहाँ खड़े सर्वेंट बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ खड़े ये सब नज़ारा देख रहे थे, जैसे उन सबकी आदत हो। पर आलिया की तो हालत खराब हो रही थी। हे भगवान, क्या ये गुस्से में इतनी खतरनाक हो सकते हैं? उन कांटों से तो बहुत जलन होती है। पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। अभी आलिया थी कि एक इनोसेंट लड़की जो औरों के दर्द और तकलीफ को समझती थी। अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया तो भी वो कभी नहीं चाहती कि उसके साथ भी कोई बुरा हो। इसलिए उसे इशिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आलिया जल्दी से राजवीर के पास आई और घबराती हुई आवाज़ में बोली, सर उसे बचा लीजिए प्लीज़। पता है आपको बहुत जलन होती है इससे। उसकी बॉडी से खून भी आ रहा है। प्लीज़ उसे बचा लीजिए। पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले इशिता को दर्द में तड़पता हुआ देख रहा था। इस बार आलिया ने राजवीर की बाहें पकड़ी और लगभग गड़गड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लीजिए, वो मर जाएगी। बहुत दर्द होता है सर, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। राजवीर ने सिर घुमाकर आलिया की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसके रिक्वेस्ट कर रही थी। राजवीर ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तो आलिया ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ सर मान जाइए, वो मर जाएगी। तो राजवीर ने कहा, उसने तुम्हारे साथ भी तो यही किया था ना? तुम भी तो मरने ही वाली थी आलिया। तो आलिया ने हैरानी से कहा, तो क्या आपने इसलिए उनके साथ? तो राजवीर ने कहा, नहीं, मैं उसके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी, और जो मेरी बात नहीं मानता उसे सज़ा भुगतनी होती है। वहीं इशिता खुद को बचाते हुए डर से वहीं बेहोश हो गई। जब इशिता की चीखें बंद हो गई तो राजवीर ने एक बार सामने की तरफ देखा और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, उठा कर ले जाओ इसे और इसका इलाज करवाओ, और मेरे ख्याल से आज की सज़ा को कभी नहीं भूलेगी। कहकर राजवीर ने फिर से नज़र आलिया की तरफ देखा, जो आंसू से भरी आंखों से इशिता की तरफ देख रही थी, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। राजवीर ने हल्का सा आलिया की तरफ झुकते हुए कहा, याद रखना, जो मेरी बात नहीं मानता उसे सज़ा भुगतनी होती है। राजवीर की बात सुनकर आलिया ने हैरानी से राजवीर की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि राजवीर की इसका बात का क्या मतलब है और वो ये बात आलिया को क्यों कह रहा है। राजवीर ने उसे इसी तरह से कंफ्यूज में छोड़ा और वहाँ से चला गया। आलिया ने धीरे से खुद से ही कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राजवीर सर मुझे वार्निंग दे रहे हैं, पर मैं तो उनके सारे ऑर्डर्स मानती हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो गलत है। वहीं सर्वेंट इशिता को उठाकर मैंशन के अंदर ले गए और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। वहीं आलिया इस वक्त हॉल में एक सोफे पर बैठे हुए इन मन ही मन बोली, हे भगवान, राजीव सर तो बहुत डेंजरस है, और कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो ये मुझे भी तो सजा दे सकते हैं ना। दरअसल आलिया ने पहली बार राजवीर का ऐसा रूप देखा था। उसे तो लगा था कि राजवीर बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ और शांत मन का इंसान है, पर राजवीर का ये रूप देखकर तो आलिया को राजवीर से को डर लगने लगा। तभी उसने कानों में राजवीर की भारी आवाज़ आई, क्या सोच रही हो? आलिया ने सर उठाकर सामने की तरफ देखा तो राजवीर अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसे घूर कर देख रहा था। आलिया जल्दी से खड़ी और बोली, कुछ कुछ भी नहीं। तो राजवीर उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ तो सोच रही थी? आलिया ने अटकते हुए कहा, मैं सच्ची में कुछ नहीं सो रही थी, वो मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। कहकर आलिया जैसे वहाँ से जाने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजवीर की आवाज़ सुनकर आलिया जो कदम आगे बढ़ी थी उसके कदम वहीं रुक गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मेरी हालत उनके सामने खड़े होने से भी खराब हो रही है, ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। एपिसोड 84। तुम अपनी उस काली दुनिया के बारे में क्या कहोगे? मैं जो है इसका रिकैप छोड़ रही हूँ। अब आगे
तभी राजवीर ने कहा, उस तरफ चेहरे फेर कर क्यों खड़ी हो, मेरी तरफ देखो। आलिया धीरे से राजीव की तरफ मुड़ी और विचारों वाली शक्ल बनाते हुए बोली, जी कहिए, क्या कहना है। तो राजवीर ने उसे कुछ पल देखा और जाकर सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा गया और फिर कुछ तो सोचते हुए कहा, तुम अपनी फैमिली से इतनी दूर क्यों रह रही हो, मतलब तुम्हारी फैमिली उदयपुर में है और तुम अकेली यहाँ मुंबई में हो। इस सवाल को सुनकर आलिया के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। उसने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, वो बस मैं अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ मुंबई आई थी और कुछ भी नहीं। तो राजवीर ने उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए कहा, मेरे हिसाब से तुम्हारा सारा खर्च तुम्हारी फैमिली अफोर्ड कर रही थी ना, फिर तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इस बात पर जवाब आलिया राजवीर को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, सर वो मेरा प्राइवेट मैटर है, तो मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। राजवीर आलिया की हरकत से इतना तो समझ गया था कि वो राजवीर को अपनी फैमिली के लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने कहा, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। आलिया तो इसी बात का जैसे इंतज़ार ही कर रही थी कि कब राजवीर उसे जाने के लिए कहे, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। राजवीर ने उसे जाते हुए देखा और अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग आने के बाद सामने से फ़ोन पिक हुआ और सामने से एक रौबली आवाज़ आई, हेलो। इस आवाज़ को सुनकर राजवीर के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आई। उसने भी उसी टोन में जवाब दिया, पहचाना मुझे रहेजा। राजवीर की आवाज़ सुनकर सामने रहेजा एकदम से गुस्से से भड़कते बोला, राजवीर तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। तो राजवीर ने आराम से अपने दोनों पैर क्रॉस करते हुए सामने टेबल पर रखा और अपना सिर सोफे की बैक पर टिकाते हुए सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, कमाल है रहेजा, बड़ी आसानी से पहचान लिया तुमने मुझे। तो रहेजा ने कहा, तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ मैं, आखिर तुम ही तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन। यह सुनकर राजवीर एक शैतानी हंसते हुए बोला, वो तो मैं हूँ और तब तक तुमसे अपनी दुश्मनी निभाता रहूँगा जब तक कि तुम्हारी सांसें छीन ना लूँ, और उससे पहले तुम्हारी पूरी तरह से बर्बाद भी तो करना है। सामने से रहेजा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा वो सपना सपना ही बनकर रह जाएगा राजवीर, क्योंकि धनराज रहेजा कोई रहा चलता गुंडा नहीं है, तो तुम्हारी धमकियों से डर जाएगा। यह बात सुनते ही राजवीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, रहेजा तुझे मेरी धमकी से डर नहीं लगता, पर तुझे अपनी इज्जत खोने से तो डर जरूर लगता होगा। रहेजा ने कंफ्यूज होते कहा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो राजवीर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम्हारी एक बेटी भी है जिसे तुमने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। यह सुनकर रहेजा एकदम हड़बड़ाते हुए बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है राजवीर, मेरा सिर्फ बेटा है और जो पूरी दुनिया जानती है। यह बात सुनकर राजवीर एकदम फिर हंसते हुए बोला, ओह रहेजा, किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है मैं बताता हूँ, आलिया है ना तुम्हारी बेटी का नाम। ये सुनकर तो रहेजा की तो जैसे बोलती बंद हो गई। रहेजा को चुप होता देखकर राजवीर ने आगे कहा, और तुझे एक और खबर सुनाऊं, शायद उसे सुनकर तुझे सदमा ही ना लग जाए। रहेजा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या बताना चाहते हो। तो राजवीर ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो इस वक्त मेरे मेंशन में ही है। यह सुनकर तो रहेजा का गुस्सा जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वॉच, वो तुम्हारे मेंशन में क्या कर रही है। तो राजवीर ने कहा, मैं लेकर आया उसे यहाँ। अच्छा ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, तुम्हारी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है रहेजा, और मैं उससे इंतज़ार कराना पसंद नहीं करूँगा। कहकर राजवीर ने रहेजा को कुछ और बोलने का मौका ही नहीं दिया, फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में एक बड़े से आलिशान हवेली के अंदर धनराज रहेजा गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। आलिया उस राजवीर के घर क्या कर रही है। तभी उसके पास ही बड़े एक लड़के ने पूछा, क्या हुआ डैड, आप इतना गुस्से में क्यों हैं। दरअसल वो लड़का कुछ देर पहले वहाँ आया था। जब उसने अपने डैड को इतने गुस्से में देखा तो उसने पूछा। उस लड़के की उम्र कोई 25 साल के लगभग रही होगी। उस लड़के का नाम विशाल रहेजा, वहीं उस आदमी का नाम था धनराज रहेजा। धनराज रहेजा एक काफ़ी बड़ा गैंगस्टर था और उसकी दुश्मनी राजवीर के डैड से काफ़ी सालों पहले से चली आ रही थी। यहाँ तक कि राजवीर के डैड के मर्डर में भी धनराज रहेजा का ही हाथ था। धनराज रहेजा कोई मामूली आदमी नहीं था, काफ़ी पावरफुल था, और जब से राजवीर के डैड की डेथ हुई थी
तब से ही धनराज रहेजा राजवीर के रडार पर था। हालांकि उसे जब खुद अपने डैड की पोजीशन संभाली तब से लेकर आज तक धनराज रहेजा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और इस वजह से धनराज के दिल में राजवीर को लेकर नफरत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने भी कई बार कोशिश की थी राजवीर को मारने की, पर हर बार वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा था। धनराज ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, वो आलिया राजवीर के घर में रह रही है, विशाल हमारे सबसे बड़े दुश्मन के घर में। यह सुनकर विशाल एकदम से शॉक रह गया। वॉट? वो राजवीर के घर में क्या कर रही है? तो धनराज ने कहा, उसने मुझसे झूठ बोला, उसकी सज़ा तो मैं उसे दूंगा। मेरे दुश्मन के घर में जाकर रहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? विशाल ने कहा, डैड रिलैक्स, मैं खुद मुंबई जा रहा हूँ, आलिया से बात करता हूँ। धनराज ने कहा, जाओ और उसे लेकर आओ, अब वो यहीं इसी हवेली में रहेगी। विशाल ने कहा, बट अगर मैं यहाँ उसे लेकर आया तो फिर आप जानते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पूरी दुनिया नहीं जानती कि आलिया के साथ आपका रिश्ता क्या है। कहते हुए विशाल के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। धनराज ने कहा, उसकी परवाह नहीं है, मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरे आत्मसम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। आलिया राजवी के घर में रहे, उससे बेहतर है मैं उसे ख़त्म कर देना ज़्यादा सही समझूंगा। विशाल ने कहा, ठीक है डैड, मैं कल ही मुंबई के लिए जा रहा हूँ और आलिया को अपने साथ लेकर आऊँगा। कहकर विशाल वहाँ से निकल गया। धनराज ने बड़े ही खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे अच्छे से पता है राजवीर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर अपने रहते हुए तो मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। मेरा गुरूर मेरे लिए मेरे खून से भी बढ़कर है। दरअसल आलिया धनराज रहेजा की नाजायज़ औलाद थी। इस बात को धनराज रहेजा ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। पूरी दुनिया की नज़र में सिर्फ धनराज रहेजा का एक ही बेटा विशाल रहेजा था। किसी को इस बारे में नहीं पता था आलिया की धनराज रहेजा की बेटी है। धनराज ने हमेशा ही आलिया को इस बारे में डरा कर रखा था कि वो कभी भी सच को दुनिया के सामने नहीं लेकर आएगी। वैसे भी आलिया अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरती थी तो वह था धनराज। धनराज ने अपनी बेटी के दिमाग में ही इतना खौफ भर दिया कि वो हमेशा ही डरी सहमी हुई रहती थी। बचपन में भी कई बार धनराज रहेजा ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था। धनराज रहेजा जैसा इंसान तो कब का आलिया को भी मौत की नींद सुला चुका होता, लेकिन इन सब के पीछे भी उसका खुद एक मकसद था जिस वजह से उसने आलिया को जिंदा रखा होता, और वो मकसद क्या था इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। आधी रात का वक्त अदिति अपने बेड पर लेटे एक बार करवट ले रही थी। आज उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ तो स्ट्रेस की वजह से और कुछ एक अलग ही तरह की बेचैनी उसे फील हो रही थी। उसका चेहरा भी पसीने से भीग रहा था, इसलिए वो बेचैन उठकर बैठी हो गई और लंबी सांसें लेते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है आज? अच्छा नहीं लग रहा। अदिति ने बेड साइड रखी पानी की बोतल को उठाकर उसमें से पानी पिया। पानी पीकर उसे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर से उसे अलग तरह की घुटन महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे सांसें भी नहीं ली जा रही हैं। अदिति ने बोतल वापस साइड टेबल में रखी और बेड से खड़ी हो गई। कुछ देर वो बालकनी में जाकर टहलने लगी, पर उसे तब भी जरा भी आराम नहीं मिल रहा था। उसे अपने पेट में निचले भाग में दर्द भी महसूस हो रहा था। अदिति अपने एक हाथ से अपने पेट को सहला रही थी। क्या हुआ? मैं तो दवाइयाँ भी वक्त पर ले रही हूँ, फिर आज इतनी परेशानी क्यों? अदिति का एक बार मन हुआ कि वो जाकर किसी से इस बारे में बताए, लेकिन फिर उसने सोचा कि सभी लोग इतनी रात को अपने रूम में आराम कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा जगाना ठीक नहीं है। इसलिए वो कुछ देर गार्डन में टहलने के लिए अपने रूम से बाहर निकल गई। गार्डन में आकर अदिति नंगे पाँव ही घास पर टहल रही थी। उसके दिमाग में बार बार आकाश की कही हुई बातें गूंज रही थी। यही सुनकर इलाके के एक खंडर जैसा मकान बना हुआ था। दूसरी तरफ वहीं सुनसान इलाके में एक खंडर जैसा मकान बना हुआ था और उस मकान में चारों तरफ कई सारे गार्ड्स काले कपड़े पहने हुए और हाथ में वेपन्स पकड़े हुए पहरा दे रहे थे। वो अपनी पैनी निगाहों से आसपास नज़र भी रखे हुए थे। उस खंडर के अंदर हल्की हल्की पीले रंग की रोशनी नज़र आ रही थी, जिसके अंदर कुछ सुगंधित चल रहा था। तभी वहाँ पर एक साथ 4-5 गाड़ियाँ आकर रुकी। ये देखकर वो गार्ड्स एकदम चौकन्ने हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग एक्शन में आते, उन गाड़ियों में जल्दी से कोई सारे फाइटर बाहर निकले और उन्हें उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक गाड़ी में से रणवीर आदित्य दोनों ही बाहर आए
और अपने हाथों में पकड़ी हुई गन को लोड करते हुए उन आदमियों पे फायर करते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों ने इस वक्त ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और दोनों के फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी सख्त नज़र आ रहे थे। उन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इतनी गोलीबारी के बीच भी वो जरा से भी विचलित हुए हों। कुछ ही देर में उस मकान की लकड़ी के गेट के सामने खड़े हुए थे। गोलियों की आवाज़ वहाँ के पूरे माहौल में गूंज रही थी। रणवीर और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने डोर की तरफ देखकर एक ही लात में उस डोर को तोड़ दिया और दोनों ही एक एक कर अंदर चले गए। दोनों काफ़ी सतर्क होकर आपस में किसी को ढूंढ रहे थे आसपास। तभी उनकी नज़र एक तरफ गई जहाँ से एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े अपने चेहरे को कवर किए हुआ था खिड़की से भागने के फिराक में था। इससे पहले कि वो खिड़की कूदकर बाहर निकल पाता, रणवीर ने एक बार उसके पैर पर किया जिससे वो आदमी के मुंह से दर्द से कराह निकली और वो अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ गया। रणवीर उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने गन पॉइंट कर लेते हुए कहा, एक चूहे की तरह कहाँ भाग रहे थे जान? जिस तरह से तूने धमकी दी थी मुझे लगा नहीं था कि तू ऐसे बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाकर भागेगा। फर्श पर अपने पैर पर पकड़कर बैठा हुआ आदमी जॉन था। उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ दी थी तब की, क्योंकि तुमने जो हमारे अड्डे पर ब्लास्ट करवाया था उससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता? तभी आदित्य ने भी उसके सामने आते हुए कहा, क्योंकि अपने अड्डे पर तू जिस तरह की सप्लाई कर रहा था ना जॉन, वो हम कभी होने नहीं देते। तुझे वहाँ से भगाया तो तू यहाँ आकर अपना वो जहर बेचने लगा और हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम आसानी से ये सब होने दें। तभी जॉन ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, कैसे बोल रहे हो आदित्य राजावत? तुम लोग क्या कम हो? तुम भी क्या काम करते हो सब पता है मुझे। और रणवीर, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। अपनी इस काली दुनिया के बारे में क्या कहोगे जहाँ तुम्हारी अलग ही पहचान है? जॉन की बात सुनकर रणवीर पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। जॉन जहाँ गुस्से से रणवीर की आंखों में देख रहा था, वहीं रणवीर की आंखों में एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि सामने वाला कांपने पर मजबूर हो जाए, पर उसके होठों पर सजी क्रूअल स्माइल उसे बहुत ही कातिल लुक दे रही थी। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सही कहा तुमने जॉन, कोई भी मेरे इस राज को नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानते हो ना, क्योंकि तुम भी तो इस काली दुनिया को बिलोंग करते हो। तो फिर तुमने ये कैसे भूल गए कि मेरी बेरहमी की कोई हद नहीं है? कहते हुए रणवीर की आंखों के भाव एकदम से सख्त हो गए। वहीं जॉन, जो काफ़ी देर से गुस्से से रणवीर की आंखों में देख रहा था, कुछ पल के लिए तो अंदर तक कांप गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि रणवीर के होठों पर आई हुई हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं है। एपिसोड 85, अनजाना एहसास बेबी बॉय। रिकैप छोड़ दिया, अब आगे। इसका मतलब कि सामने वाला अब बहुत बुरी मौत मरने वाला है। फिर भी जॉन ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, पर मैं तुमसे नहीं डरता। तुम एक जॉन को मारोगे, लेकिन उन 1000 जॉन का क्या जो किसी भी वक्त तुम्हें अपना शिकार बनाएंगे? रणवीर ने अपनी गन को देखते हुए कहा, 1000 क्या 1,00,000 जॉन भी मेरे सामने आ जाए तो भी उनका हश्र वही होगा जो मैं अब तुम्हारा करने वाला हूँ। कहने के साथ ही रणवीर ने जॉन की कनपट्टी पर अपनी गन पॉइंट की और जॉन की आंखों में देखते हुए लगातार 4 फायर किए। इसी के साथ पास की दीवार पर खून की छींटों के निशान बन गए। वहीं आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सब देख रहा था। उसे ये सब देखने की आदत थी, इसलिए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जॉन की खून से सनी बॉडी फर्श पर पड़ी थी। रणवीर के चेहरे पे भी खून के छींटों के निशान नजर आ रहे थे, जो उसे एक किलर लुक दे रहे थे। रणवीर खड़ा हुआ और उसने आदित्य को तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ से मामला संभालो जरा, मुझे कहीं और भी जाना है। कहकर रणवीर वहाँ से जाने लगा। तभी आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, अब कहाँ जा रहे हो? रणवीर जो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था, उसने कदम रुक गए। उसने बिना पीछे पलटते आदित्य से कहा, बस ये समझ लो कि तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। रणवीर वहाँ से बाहर निकल गया। आदित्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मेरे लिए इतनी रात को?
फिर आदित्य ने अपने आदमियों को वहाँ सब कुछ साफ करने के लिए कहा और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ आदित्य को रजावत पैलेस पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया था। वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। अभी उसकी नज़र अचानक ही गार्डन एरिया की तरफ गई, जहाँ पर आदित्य थोड़ी परेशानी की हालत में टहल रही थी। आदित्य के चेहरे की परेशानी आदित्य दूर से ही नोटिस कर पा रहा था। आदित्य ने खुद से कहा, इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है? सोचते हुए आदित्य ने अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिए। वहीं अदिति की बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। उसे पसीने भी आ रहे थे। उसके पेट का दर्द भी पहले से तेज हो रहा था। अदिति ने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे दादी को या आंटी को बताना होगा। कहीं मेरे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है ना? सोचकर अदिति पीछे पलटी ही थी कि तभी उसे सामने से आदित्य उसी की तरफ आते हुए नजर आया। अदिति वहीं रुक गई। आदित्य उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? और ये इतनी रात को बाहर क्यों टहल रही हो? अदिति ने परेशान होते कहा, वो मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बस इसीलिए। अदिति की आवाज़ में भी उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें बताओ? क्या तुम्हें हॉस्पिटल चलना है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अदिति ने कहा, मैं दादी को या आंटी को बता देती हूँ। वो क्या है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मुझे कुछ पता नहीं है कि ऐसे भी कुछ होता है क्या। आदित्य ने कहा, वो सब लोग सो रहे हैं। जब तक तुम उन्हें बताओगे काफ़ी देर हो जाएगी। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। अदिति कुछ कहने वाली थी कि तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द का एहसास हुआ, जिससे उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। अदिति ने दोनों हाथों से अपनी टमी को थाम लिया। अदिति ने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अदिति ने कराहते हुए कहा, पता नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य ने उसकी बाँह पकड़ उसे बेंच पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें अचानक से इतना पेन क्यों हो रहा है? अदिति का दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे और दर्द से उसका चेहरा भी लाल पड़ गया। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो। आदित्य को अदिति की कंडीशन सीरियस लग रही थी। उसे भी इतना कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए फिर भी वो इतना तो समझ रहा था कि अदिति को इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है। आदित्य ने सोचा कि अगर वो अभी अपनी माँ या फिर दादी को जगाएगा तो शायद काफ़ी देर हो जाए, इसलिए उसने अदिति से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अदिति के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश की और वापस बेंच पर बैठते हुए बोली, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? आदित्य ने बिना देरी किए झटके से अदिति को अपनी गोद में ले लिया और कहा, देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, बस हम अभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो उसे अपनी गाड़ी के पास ले आया। अदिति अब दर्द से घबरा रही थी। उसने अपनी बाहें आदित्य के गले में डाल दी। आदित्य ने जल्दी से फ्रंट साइड का डोर ओपन किया और अदिति को फ्रंट सीट पर बैठा दिया और उसकी सीट बेल्ट लगाकर उसकी सीट भी एडजस्ट कर दी, जिससे अदिति थोड़ा सा लेट गई। अदिति का इतना दर्द में देखकर आदित्य भी बहुत बेचैन हो रहा था। उसने अदिति के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बस थोड़ी देर और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अदिति ने आंसू भरी आवाज़ से आदित्य की तरफ देखा। अदिति की आंसू से भरी आंखों को देखकर कुछ पल के लिए आदित्य उसे देखता ही रह गया, जैसे वो उन आंखों को पहचानता हो, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। तभी अदिति के मुंह से कराहने की आवाज़ सुनकर वो वापस अपने होश में आया और जल्दी से फ्रंट सीट का डोर बंद कर दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आदित्य बड़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था और बीच बीच में वो बार बार अदिति को तरफ भी देख रहा था और उसे तसल्ली भी दे रहा था। अदिति अब दर्द से रोने लगी थी और बार बार दर्द से कराह रही थी। अदिति को इतना दर्द में देखकर आदित्य का दिल भी बेचैन हो रहा था। वो गाड़ी ड्राइव करते वक्त इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि अदिति को कोई किसी तरह का झटका ना लगे। वैसे भी आधी रात का वक्त था तो रोड पर ज़्यादा रश भी नहीं था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। आदित्य ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट ओपन कर गाड़ी से बाहर निकला और फिर अदिति की साइड का डोर ओपन कर उसकी सीट बेल्ट हटाई और वापस उसे अपनी गोद में ले लिया। अदिति ने अपनी बाहें आदित्य के गले में डाली और अपने
उसके सीने से सिर टिकाकर रोने लगी। आदित्य ने अदिति के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, देखो थोड़ी हिम्मत रखो, हम हॉस्पिटल पहुंच गए ना, सब ठीक हो जाएगा। अदिति ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ उसे बचा लेना। अदिति ने अपने कदम हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। उसने जल्दी से अदिति को स्ट्रेचर पर लेटाया। तभी वहाँ पर जल्दी से भागते हुए नर्स और वार्ड बॉय भी आ गए। अदिति ने कहा, जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाओ, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नर्स ने कहा, जी मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर वार्ड बॉय ने कहा, आप जल्दी से इसे ओटी में लेकर चलिए। कुछ देर बाद आदित्य बेचैनी से ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा था। आदित्य को भी अदिति के होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे भी तो फीलिंग्स आ रही थी जैसे उसकी बीवी ओटी में हो और उसका बेबी होने वाला हो। अब ये बात आदित्य तो नहीं जानता था ना, लेकिन उसका दिल तो ऐसे ही बेचैन हो रहा था। कुछ देर में नर्स बाहर आई और आदित्य ने जल्दी से उससे पूछा, क्या हुआ? अदिति ठीक तो है और उसका बच्चा ठीक है? तो नर्स ने कहा, देखिए सर, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आई थिंक प्री मैच्योर डिलीवरी करानी होगी, वरना बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। आदित्य ने कहा, तो कुछ करो, जो करना है वो सब करो। आदित्य और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, पर प्लीज़ आप इसमें इनके हस्बैंड को बुला लीजिए। आदित्य ने कहा, पर इनका हस्बैंड यहाँ नहीं है। तो नर्स ने कहा, तो फॉर्म पर साइन कौन करेगा? उसकी फैमिली वाले तो साइन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही रिस्की है और इस दौरान उन्हें कुछ भी हो सकता है। आदित्य ने कहा, बकवास बंद करो, कुछ भी नहीं होना चाहिए दोनों को। और कहा ना उसके हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो क्या तुम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करोगे? तो नर्स ने बेचारा वाली शक्ल बनाते हुए कहा, पर सर ये रूल है और हम हॉस्पिटल इस रूल को फॉलो करता है। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, फॉर्म लेकर आओ, मैं साइन कर देता हूँ। तो नर्स ने पूछा, पर आप कौन है? तो आदित्य ने पूरे घर घूर कर देखा और कहा, फॉर्म पर साइन हो रहे ना, क्या ये काफ़ी नहीं है? नर्स को अब हिम्मत नहीं हुई और आदित्य से और सवाल जवाब करने की, इसलिए उसने फॉर्म आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने एक नर्स की तरफ देखा और उस फॉर्म पर साइन कर दिया। नर्स जल्दी से वो फॉर्म वापस लेकर अंदर चली गई। आदित्य अभी वहीं दीवार से टक लगाए अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले सर झुकाए खड़ा हुआ था, जैसे वो कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पॉकेट में रखा फ़ोन रिंग करने लगा। आदित्य ने फ़ोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर शो हो रहे रणवीर के नंबर को देखा और फिर फ़ोन पिक करके कान पर लगा दिया। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही रणवीर ने कहा, कहाँ हो तुम? तो आदित्य ने थोड़ी थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो रणवीर ने पूछा, हॉस्पिटल में? पर क्यों, क्या हुआ है? तो आदित्य ने उसे सब बता दिया कि वो हॉस्पिटल में क्यों आया है। रणवीर ने उससे अस्पताल का नाम पूछा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी थी। आदित्य ने एक बार फिर से ओटी के बंद दरवाजे की तरफ देखा। काफ़ी देर हो चुकी थी, पर अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला था कि अदिति और उसके बच्चे की क्या हालत है। आदित्य भले ही इस बार से अनजान था, पर आज वो बाप बनने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ अनजाने से एहसास जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, पर हमारे दिल को फील होते हैं। कुछ वैसा ही अनजाना से एहसास आज आदित्य के मन में भी हो रहे थे। तभी ओटी का डोर ओपन हुआ और उसी के साथ आदित्य जल्दी से सीधा खड़ा हुआ और ओटी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी ओटी से एक नर्स बाहर आई, जिसके फेस पर स्माइल थी और हाथ में था टॉवल में लिपटा हुआ छोटा सा बेबी। आदित्य ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस बेबी की तरफ देखा तो नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बेबी बॉय हुआ है। आदित्य भले ही नर्स की बात सुन रहा था, पर उसकी नज़रें तो उस क्यूट से खरगोश जैसे बच्चे के चेहरे पर जमी हुई थी, जो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रहा था, किसी खरगोश की तरह। आदित्य ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मुझे दो, मुझे इसे देखना है। आदित्य उस बच्चे को देखकर उसे अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था, एक अलग ही जुड़ाव। वो कहते हैं ना, खून का रिश्ता पराया को भी अपनों को ढूंढ लेता है, तो कुछ ऐसा ही आदित्य भी महसूस कर रहा था। नर्स ने बच्चे को आदित्य की गोद में दे दिया। उस बच्चे की गोद में लेकर आदित्य के दिल में कई तरह के इमोशंस उमड़ आए। उसे भी नहीं पता था कि इस बच्चे के लिए वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है,
लेकिन फिर भी आदित्य के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया झांकी खुशियाँ उसकी झोली में आ गई हूँ। आदित्य तो अभी अदिति का ख्याल आया। उसने नर्स से पूछा, अदिति कैसी है? तो नर्स ने कहा, वो ठीक है, बस बेहोश है, उन्हें जल्दी से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आदित्य ने कहा, ठीक है। फिर उसने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, और बच्चा पूरी तरह से ठीक है ना? वो क्या है ना, प्रीमैच्योर। तो नर्स ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, जी सर, प्रीमैच्योर बेबी है, इसलिए अभी इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखाना होगा। तो लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले जाती हूँ। अदिति ने भी एक नज़र फिर से बड़े ही प्यार से बच्चे की तरफ देखा और फिर उसे नर्स की गोद में वापस देते हुए कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। नर्स ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। आदित्य तब तक उसे जाते देखता रहा, तब तक कि नर्स उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।